हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू बैंकिंग वाला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं और आगे आने वाले शिफ्ट्स में हम उनको एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस जो आपने सैटरडे को देखे हैं, 12 नवंबर को जो आपका एग्जाम हुआ है, अलग अलग शिफ्ट्स में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस। हमने आपको मेमोरी बेस्ड पेपर भी सॉल्व कराया जहां पर आपने सारे पैटर्न्स को कवर होते हुए देखा। आज हम उस लेवल के क्वेश्चंस और उससे थोड़े ज्यादा अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बेटर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ताकि अगर वो वाली एक्सरसाइज यहां नहीं आई है तो हम उसे ये देख सकते हैं कि आगे आने वाले शिफ्ट्स में आ सकती है। तो क्या क्या आज हम करने वाले हैं उसके बारे में एक छोटा सा रिव्यू दे दें आपको। वर्ड स्वैप का क्वेश्चन हम सबसे पहले करने वाले हैं टू स्टार्ट विथ। उसके बाद आपके पास आएंगे कुछ डबल फिलर के क्वेश्चंस। आफ्टर दैट हम एक नया पैटर्न सॉल्व करेंगे जहां पर वर्ड स्वैप प्लस फिलर बेस्ड एक्सरसाइज होगी और फ्रेजल फिलर के कुछ क्वेश्चंस भी आप देखोगे। तो बेसिकली बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स हम इस सेशन में करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन हम और देखते हैं इन सभी पैटर्न्स का एक रिव्यू के साथ साथ एक प्रॉपर डिस्कशन। ओके, तो लेट्स बिगिन विद दिस। शुरू करेंगे। सबसे पहली कॉम्बिनेशन जो हमारी आ रही है वो कुछ इस तरह से है। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो, a sentence is given with 4 words highlighted in bold. One of these words may or may not be inappropriate, or rather, in the context of the sentence, find out the word which is inappropriate, if any. If all the words are appropriate in the context of the sentence, mark all are correct as your answer. तो जैसा कि आपको पता है, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स और मिसस्पेल्ड वाले जो एरर्स हैं वो आपके 12 नवंबर के शिफ्ट में फर्स्ट और सेकंड में आए हुए हैं। फर्स्ट शिफ्ट में रादर हम बोलेंगे इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स आए हुए हैं, तो उससे ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। नंबर 1 क्वेश्चन आपके सामने आता है अब। द मैल प्रैक्टिस लीड्स टू रियल रिस्क्स इन एवरीडे लाइफ and business transactions, leading to loss of reputation, loss of opportunities, and sometimes even gain of life as quacks and forged medical degrees end up treating patients. बताइए ABCD में से आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन है जो गलत तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है? You just have 15 seconds. Go for it, guys. एंड योर 15 सेकेंड्स आर ओवर नाउ। जैसा कि आप सबको पता है, अगर हम यहां स्टेटमेंट को देखें तो शुरुआत से लेकर एंड तक ये पूरा स्टेटमेंट आपके लॉस की एक नेगेटिव बात को लेकर आने की कोशिश कर रहा था, जहां पर मैल प्रैक्टिस डिफाइन कर रहा है ऐसी कोई चीज जो गलत हो रही है, गलत काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो हर रोज के रियल रिस्क हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर रोज के जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से रेप्यूटेशन पे लॉस हो रहा है। दैट मीन्स रेप्यूटेशन पर असर पड़ रहा है, जिस पे अपॉर्चुनिटीज पे लॉस हो रहा है, मतलब अपॉर्चुनिटीज की कमी हो रही है। ऑफ कोर्स इसके अलावा जब आप लाइफ की बात भी करेंगे, क्योंकि हमने यहां पर एंड लगाया है और एंड से पहले एक नेगेटिव वर्ड है, एंड से पहले यहां भी नेगेटिव है, तो यहां गेन किसी हाल में नहीं लगेगा, रादर हम यूज करेंगे लॉस ऑफ लाइफ। तो इनअप्रोप्रिएट वर्ड का स्टेटमेंट, एंड इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी में हम लॉस का इस्तेमाल करेंगे इंस्टेड ऑफ गेन। ऑप्शन नंबर सी जिसने जिसने भी दिया है बिल्कुल सही आंसर है। हर 5 क्वेश्चन के बाद आप एनालाइज जरूर करिएगा और देखिएगा हर 5 क्वेश्चन के बाद आपके कितने मार्क्स आए। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2 सेम पैटर्न का आएगा आपके सामने। अ वेल डिजाइंड पर्पस यूजिंग VCs addresses 3 key needs of data governance, reducing the surface area for attack vectors, focused on data breaches, ensuring better data modeling to reduce the need to package and transmit personally in identifiable information PII, and selective enclosure of information leading to better control on data flow. Now tell me कौन सा word आपके लिए आपको लगता है inappropriate है? You again have 15 seconds to go. Go for it, guys.
एंड योर टाइम इज एब्सोल्युटली ओवर. ठीक है. अ वेल डिजाइंड पर्पस, बेटा खुद समझो, पर्पस कभी डिजाइन नहीं किया जाता. पर्पस का मतलब होता है हमारा मुद्दा जो है करने का, है ना, हमारा जो एक रीजन है करने का. तो रीजन तो उत्पन्न होता है, कॉज तो सामने आता है, कॉज तो सामने आ जाता है और उसके लिए हम कुछ बनाने जाते हैं. पॉलिसीज को बनाया जा सकता है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को बनाया जा सकता है, लेकिन पर्पस, कॉज, रीजन ये ऑटोमेटिकली आते हैं, है ना. तो वेल डिजाइंड पर्पस बिल्कुल भी नहीं हो सकता. हाँ, हम वेल डिजाइंड किसको कर सकते हैं? मॉडल को कर सकते हैं, क्योंकि आगे हमने मॉडलिंग की बात भी करी है, चीजों को बनाने की बात भी करी है, एक शेप स्ट्रक्चर देने की बात भी करी है. सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं अ वेल डिजाइंड मॉडल लगाएंगे तो बेहतर ऑप्शन बनेगा. तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया है, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के बाद क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ. In an increasingly digital world, VCs may enable high quality authorized data, thus reducing the cost of doing business and the liabilities associated with data processing workflows. Again, you have 15 seconds. Quickly answer the question. And your timer is over. ठीक है, खत्म हो गया आपका टाइमर 15 सेकेंड्स का. तो क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर? इन एन इंक्रीजिंगली डिजिटल वर्ल्ड, मतलब एक ऐसा वर्ल्ड जो डिजिटलाइज तो हुआ है और ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है. तो डिजिटल वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई डोंट थिंक सो हमें इसे चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत है. क्यों? क्योंकि अगर कहीं पर भी डेटा जाएगा तो वो डिजिटाइज तो होगा ही होगा, वो कहीं पर भी डेटा आएगा तो वो डिजिटल से रिलेटेड तो होगा ही होगा. ठीक है. VCs will enable high quality authorized data. डेटा कभी ऑथराइज्ड नहीं होता, डेटा हमेशा ऑथेंटिकेटेड होता है. मतलब जो भी डेटा आपको प्रोवाइड किया गया या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, या तो वो सही डेटा होगा या तो वो गलत दिया जाएगा. ऑथराइज्ड डेटा कुछ नहीं होता है, या तो वो फेक होता है, बोगस होता है, या तो वो ऑथेंटिकेटेड होता है, ट्रू होता है. राइट. सो ऑथराइज्ड की जगह हम जरूर लगाएंगे क्या? ऑथेंटिकेटेड. अगर आपको यूज करना है एक पॉजिटिव वर्ड तो हम यूज करेंगे ऑथेंटिकेटेड. ठीक है, हम यूज करेंगे ऑथेंटिकेटेड. तो सेंटेंस बनेगा इन एन इंक्रीजिंगली डिजिटल वर्ल्ड VCs will may enable high quality authenticated data, thus reducing the cost of doing business and the liability associated with data processing workflows. Okay, moving on to the next one. अगले क्वेश्चन पे चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 is your answer. Question number 4 is your next question. In one of the early meetings of the Planning Commission chaired by India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru, PC Mahalanobis, the statistical advisor to the Union Cabinet, mentioned that he had invited 3 distinguished economists to advise the newly set up National Income Committee. Again, you have 15 seconds. Go for it and quickly answer the question. Okay. And one, guys, your timer ends now. Let's have a look कि क्या सही होगा क्या गलत होगा. देखते हैं एक बार. जब हमने बोला इन वन ऑफ द अर्ली मीटिंग्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन, ऑब्वियस सी बात है अगर कोई प्लानिंग कमीशन है तो उसमें मीटिंग्स हो सकती हैं और मीटिंग्स चेयर, और ये कमीशन कौन चेयर कर रहा था, मतलब चेयरपर्सन कौन था? इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू. बहुत ज़्यादा बात ना करें, तो इनका तो त्यौहार भी आ रहा है ना, कल ही है रादर. तो चाचा नेहरू की सबसे पहली मीटिंग हुई थी
और प्लानिंग कमीशन को यही चेयर कर रहे थे, यही हेड कर रहे थे. तो वन ऑफ द अर्ली मीटिंग्स इज एब्सोल्युटली करेक्ट, मीटिंग किया है इन्होंने. द स्टैटिस्टिकल एडवाइजर हो सकते हैं हमारे महालनोबिस टू द यूनियन कैबिनेट. mentioned that, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये बताया, मेंशन किया, मेक सेंस, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दैट ही हैड इनवाइटेड 3 डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट. अब डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट या डिस्टिंग्विश किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ तब लगाया जाता है जब आपको सेंस डिफाइन करना होता है कई सारी वैरायटी को डिफाइन करने के लिए. डिस्टिंग्विश्ड हो गया मतलब ये इनका थॉट प्रोसेस अलग है, इनका थॉट प्रोसेस अलग है और इनका थॉट प्रोसेस काफी अलग. तो जब 3 अलग अलग चीजों को डिफाइन करने की बात हम करते हैं तो हम डिस्टिंग्विश्ड वर्ड का यूज कर सकते हैं. इसी के चलते हमारे तीनों ऑप्शंस और रादर चारों ऑप्शंस, तो जिसने जिसने ओला करेक्ट सिलेक्ट किया था भैया उनका आंसर तो करेक्ट हो गया. बाकी अपना अपना समझ लो, ठीक है. हमको पता है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई होगी वो डिस्टिंग्विश्ड में आई होगी, है ना. लेकिन डिस्टिंग्विश्ड डिफरेंट के साथ साथ एक और सेंस में यूज किया जाता है जब सभी लोग जो इन्वॉल्व हैं उनका ओपिनियन, उनकी सोच डिफरेंट हो. करेक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5. The quest to estimate India's national consumption and taxable capacity was a common preoccupation of nationalist intellectuals, starting from Dadabhai Naoroji, whose early estimates suggested that India was being taxed beyond what it could afford to pay. बात तो सही है ना. पहले जो बड़े बड़े टैक्स इंटेलेक्चुअल जो नेशनलिस्ट इंटेलेक्चुअल जो होते थे वो लोग ये सब चीज़ को एनालाइज करते थे. और इन्होंने ही बताया, इनमें से एक ने बताया था क्या कि जितना भी आप टैक्स चार्ज कर रहे हो इंडियन से वो उनकी कैपेबिलिटी से भी ज़्यादा है ना, सॉरी उनकी कैपेसिटी से भी ज़्यादा है. सो देयरफॉर यहाँ पर क्या लगना चाहिए, अब आप आंसर जल्दी से बता दीजिए, 3 सेकेंड है आपके पास, है ना. गो फॉर इट. खुद सोचो किसी की अफोर्डेबिलिटी आप कैसे एनालाइज करोगे, है ना. उससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा. हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये मेरी इनकम पर डिपेंड करता है. अगर मेरी इनकम 10,000 रुपये है और मुझसे कोई कह रहा है टैक्स तुमको 11,000 रुपये पे करना पड़ेगा, लगान तुम्हारा 11,000 रुपये, कैसे पॉसिबल है. अफोर्ड कर सकते हैं हम? फिर नहीं, फिर तो क्या ही खाएंगे, क्या ही कमाएंगे और क्या ही तुमको दे देंगे, है ना. सो द क्वेस्ट ऑफ टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल कंजम्पशन नहीं, इंडिया की नेशनल इनकम जो है और कितना वो टैक्स पे कर सकते हैं, ये काम हुआ करता था हमारे नेशनलिस्ट इंटेलेक्चुअल्स का. ठीक है, तो गलती है और ऑप्शन नंबर ए में है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कंजम्पशन ईयर, हम बात कर रहे हैं इंडिया की नेशनल इनकम कि कितना कमा रहे हैं और कितना तो आप उनसे टैक्स ले रहे हो. तो भैया कमाए क्या, खाए क्या और तुमको दे क्या, है ना. आइए, तो ये 5 क्वेश्चंस हो गए. जल्दी जल्दी अपने कमेंट सेक्शन में प्लेस कर दो जरा कितने कितने मार्क्स आपको मिले 5 में से. अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. जो नेक्स्ट हमारा सेट है वो 6 to 8 क्वेश्चंस का है. ठीक है, तो हम 3 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने बोला ना बहुत सारे पैटर्न्स इन्वॉल्व करने हैं हमें, तो बहुत सारे पैटर्न्स तो ऐसे ही इन्वॉल्व हो सकते हैं. आओ. In the question given below, a sentence is given with 2 blanks that indicate 2 words are missing. Identify the correct pair of words that can fit in the sentence to make it grammatically and context. ठीक है, करेक्ट बताना है आपको फिलर्स के बारे में. The benefits dash under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act and public distribution system dash the rural demand supply chain. The benefits provided, invested, given, received और assessed. चलिए से बताओ. महात्मा गांधी नेशनल स्कीम के रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंडर आपको क्या दिया गया होगा? 15 सेकेंड्स ही दिए हमने, हम 10 तक तो पहुंच चुके. ओके, चलो देखते हैं. तो क्या कह रहा है? द बेनिफिट्स डैश अंडर. देखो बेनिफिट्स हैं तो वो किसी नेशनल या रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंडर प्रोवाइड करी जाएगी.
इन्वेस्टमेंट यहां पर नहीं हो रहा है, गिवन द बेनिफिट्स गिवन अंडर, गिवन अंडर नहीं होगा, प्रोवाइडेड अंडर होता है, गिवन किसी के नीचे नहीं होगा, है ना, गिवन के साथ मतलब कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है यहां पर। रिसीव्ड अंडर हो सकता है, एक्सेस्ड, एक्सेस का मतलब होता है रीच अंडर, तो पहुंच के साथ अंडर लगाने का कोई जरूरत नहीं है, एक्सेस के साथ अंडर लगाने की जरूरत नहीं है, एक्सेस के साथ आप स्ट्रेट अवे नाउन का यूज कर लेते हो, आई एक्सेस द डोर, आई एक्सेस द एंट्री या एंट्रेंस, व्हाटएवर, आप सीधे नाउन लगा देते। तो प्रोवाइडेड अंडर या रिसीव्ड अंडर, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो क्या करेगा, चैलेंज करता है रूरल डिमांड सप्लाई चेंज को। नहीं, सेंटेंस पॉजिटिविटी को डिफाइन कर रहा है, हम बेनिफिट्स को होल्ड करने की बात कर रहे हैं, तो चैलेंज करने की कोई बात ही नहीं होगी, ये ड्राइव करता है रूरल डिमांड सप्लाई चेन को। मेक सेंस? यस, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलो। An enabling policy regime, proactive government dash and supportive regulatory administration allowed the private and public sector entities in the financial sector to overcome long-standing dash of exclusion of a large part of the population. बताइए क्या होगा? Rules, ways, regimes, bases, initiatives, challenges, direction, charges, code या functions. You again have 15 seconds. Go for it, guys. चलो देखते हैं। एन एनेबलिंग पॉलिसी रिजीम, प्रोएक्टिव गवर्नमेंट डैश, तो गवर्नमेंट का क्या होगा? गवर्नमेंट के रूल्स होंगे, लेकिन यहां तो प्रोएक्टिव हो सकता है वैसे, है ना, रूल्स को वो इंप्लीमेंट करा रहे हो, रूल्स हो सकते हैं, रिजीम्स को एक्टिवेट नहीं कराएंगे ना, मतलब एनेबल नहीं कराएंगे, इनिशिएटिव जो वो ले रहे हैं उसको एनेबल करा सकते हैं कि यार हमने एक डिसीजन लिया, इसको इंप्लीमेंट करके देखो, डायरेक्शंस को भी नहीं करेंगे और ना ही कोड को इंप्लीमेंट करें, एनेबल करेंगे। ठीक है, तो पॉलिसी रिजीम, प्रोएक्टिव गवर्नमेंट, रूल्स एंड सपोर्टिव रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो सकता है दोनों। अलाउ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंटिटीज इन द फाइनेंशियल सेक्टर टू ओवरकम लॉन्ग स्टैंडिंग व्हाट, लॉन्ग स्टैंडिंग वेज नहीं, लॉन्ग स्टैंडिंग चैलेंजेस। ओवरकम आप किस चीज को करोगे? प्रॉब्लम को, है ना, टू ओवरकम लॉन्ग स्टैंडिंग चैलेंजेस, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने ओवरकम किया है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हमारे सामने आ रही है उसको हम पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। सो वी डेफिनेटली हैव ऑप्शन नंबर सी एज आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस। सॉर्टेड, है ना? मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8। These are common elements, essential elements, progressive elements, substantial elements, precise elements of the pioneering ecosystem created by the government for the aggressive rollout of the ambitious program achieving excessive scale, impressive scale, large scale, countable scale or static scale in a short span of 6 years. Go for it. Which according to you makes sense? Your timer has already started. Okay. 4, 3, 2 and 1 and your timer is. ठीक है, आइए जरा देखते हैं। कह रहे हैं देयर आर डैश एलिमेंट्स। किस तरह के एलिमेंट्स होंगे भाई? अगर हम पायनियरिंग इकोसिस्टम की बात करें, पायनियर का मतलब क्या होता है? जो टॉप मोस्ट है, जो एकदम बेहतरीन, एकदम वंडरफुल है, उसके बारे में तो कोई डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए। तो हम कॉमन की बात थोड़ी करेंगे। कॉमन का तो मतलब हो गया जो सबके पास है। अगर सबके पास है तो फिर वो पायनियर कैसा हुआ, है ना? प्रोग्रेसिव हो सकता है, एसेंशियल हो सकता है, सब्सटैंशियल का मतलब होता है ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। पायनियर है मतलब अपने में सबसे एपिक, सबसे बड़ा, तो उसमें तो आपको लगाना चाहिए ना सबसे ज्यादा वाला। प्रिसाइज मतलब होता है शॉर्ट, डजंट मेक सेंस। नाउ
इसेंशियल एलिमेंट्स हो सकते हैं, प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स हो सकते हैं. प्रोग्रेसिव की स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पर, और कोई बात नहीं. द गवर्नमेंट फॉर द अग्रेसिव रोल आउट ऑफ द एम्बिशियस प्रोग्राम अचीविंग डैश स्केल. अचीविंग इम्प्रेसिव स्केल या लार्ज स्केल. अब इम्प्रेसिव और लार्ज में से बेटर वोकैबुलरी तो इम्प्रेसिव है ना. लार्ज स्केल नहीं, इम्प्रेसिव स्केल. अच्छा खासे स्केल पर काम होगा शॉर्ट स्पैन में, तब जाके हम समझेंगे कि हाँ कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है. बट दिस विल हैपन ओनली जब आपका सेशन इस तरह से यूज होगा. ठीक है, मतलब 6 साल की टाइमिंग में आपको बहुत सारा कुछ मिल. ठीक है, मूविंग ऑन. अभी 6 to 8 आपके सेकंड पैटर्न आपने कर लिया है. अगले पे चले तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आपका क्या आ रहा है. इन ईच क्वेश्चन अ सेंटेंस इज गिवन फॉलोड बाय अ ब्लैंक. यू आर प्रोवाइडेड विद द 5 ऑप्शंस. You have to identify the statement or statements, can fill in the blank, carry forward the given sentence in the logical. तो ये आपका फ्रेजल फिलर. अभी क्या होता है, फिलर सिर्फ वर्ड बेस्ड आता है. फ्रेजल फिलर में से एक पार्ट, इसे सेंटेंस कंप्लीशन भी कहा जाता था, इस पार्ट को हटा दिया जाता है. तो जल्दी से देखिए जरा क्या आंसर होगा इसका. क्वेश्चन रीड करें और बताएं क्या करेक्ट आंसर होगा. गो फॉर इट गाइस, कम ऑन गाइस, बताओ क्या होगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Okay guys, I hope it's done. Let's see the complex and multi-layered governance machinery, its diversity, access barriers and digital divide can fail dash are effectively addressed to. अच्छा ठीक है, fail के साथ अब आप क्या लगा सकते हो. क्या इसमें कोई ऑप्शन है हमारे पास, बताओ, टेल मी. क्या इसमें कोई ऑप्शन है हमारे पास, खुद समझना. ठीक है, कैन फेल टू एड्रेस हो सकता है, कैन फेल अप्रोच, अप्रोच को फेल नहीं करेगा. कैन अप्रोच इन डूइंग समथिंग हो सकता है, बट अप्रोच नहीं होगा. कैन फेल एनी नॉवल स्कीम हो सकता है, यार कोई भी नई स्कीम को ये फेल कर सकता है, मेक सेंस. कैन फेल एनेबल्ड, डजंट मेक सेंस. कैन फेल अकम्प्लिशमेंट, दैट हैज बीन एक्नॉलेज्ड. अकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है जो चीज आपने अचीव ऑलरेडी कर ली है, तो जो कर ली अचीव उसको कैसे फेल करोगे, डजंट मेक सेंस, राइट. ये दोनों बन सकते हैं. कैन फेल टू एड्रेस, कैन फेल एनी नॉवल स्कीम अनलेस द बिल्डिंग ब्लॉक्स, या फिर कैन फेल द साइज एंड स्केल ऑफ द प्रॉब्लम आर इफेक्टिवली एड्रेस्ड. ओ, कैन फेल एनी नॉवल स्कीम अनलेस द बिल्डिंग ब्लॉक्स आर इफेक्टिवली एड्रेस्ड. जब तक बिल्डिंग ब्लॉक्स को ढंग से एड्रेस नहीं किया जाएगा तब तक आप क्या नहीं करोगे, तब तक आप काम नहीं कर सकते, है ना. तब तक आप कोई नई स्कीम को फेल नहीं कर सकते. तो यहाँ एड्रेस्ड वर्ड ऑलरेडी दिया हुआ है, सो वी डोंट नीड अनदर एड्रेस हियर, एंड हेंस ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर होगा. ठीक है, आइए जरा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. हियर वी हैव इट. द आधार enabled पेमेंट सिस्टम एंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस dash and private sector participation. So, embarked on an ambitious, further expanded interoperability, aim of including all households within the fold of formal financial network, well-structured financial inclusion. What should be the correct answer? You have 15 seconds. Go for it, guys. Come on, guys. And your timer ends in 3, 2 and 1. Let's have a look क्या कह रहा है. The Aadhaar enabled payment system and unified payment interface, इन्होंने क्या किया, embarked on an ambitious and private sector participation. अगर हम प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन की बात करें तो एंड से पहले एम्बिशियस लगाने का कोई सेंस है, नॉट एट ऑल, नहीं ना. क्यों, क्योंकि एंड के बाद हमारा प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एक नाउन फॉर्म में आ रहा है, तो एंड के पहले भी हमारा एक नाउन तो आना ही चाहिए. भले एडजेक्टिव लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका मन है तो आप इससे पहले एडजेक्टिव लगा लीजिए, लेकिन नाउन का यूसेज जरूरी है. ठीक है. फर्दर एक्सपैंडेड इंटरऑपरेबिलिटी मेक सेंस. ठीक है, इंटरऑपरेबिलिटी ये हो सकता है क्योंकि ये नाउन है, हर वो वर्ड जो ITY में एंड होता है वो नाउन होता है, सो वी कैन कंसिडर दिस. ओके, इंटरफेस एम ऑफ
द आधार enabled पेमेंट सिस्टम एंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एम ऑफ इंक्लूडिंग, एम्स के साथ वैसे भी टू लगता है, एम टू इंक्लूड, है ना, दिस इज रॉन्ग. द आधार enabled पेमेंट सिस्टम एंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस विद इन द फोल्ड ऑफ द फॉर्मल फाइनेंशियल नेटवर्क. सिर्फ फॉर्मल फाइनेंशियल नेटवर्क की बात थोड़ी कर रहा है, और फॉर्मल फाइनेंशियल नेटवर्क में तो सब आ गए ना, गवर्नमेंट भी, प्राइवेट भी, पब्लिक भी, सब भी, सेमी गवर्नमेंट, सब कुछ. तो सिर्फ फॉर्मल फाइनेंशियल की बात नहीं करेंगे. वेल स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं भाई, वर्ब तो हमें यहां पर चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ नाउन है ना. एक द आधार enabled पेमेंट सिस्टम, एक दूसरा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो इसके बाद हमें वर्ब भी तो चाहिए. एंड वर्ब इज गिवन हियर ओनली, एक्सपैंडेड दिया हुआ है ना यहाँ पर. तो ऑप्शन नंबर बी इज योर परफेक्ट आंसर हियर. नो नीड टू चेंज इट विद एनीथिंग एल्स. इसीलिए आपने विद इन, वेल स्ट्रक्चर्ड, फाइनेंशियल इंक्लूजन ऐसे लगा ही नहीं सकते स्ट्रेट अवे नाउन, है ना, क्योंकि हमको वर्ब तो चाहिए. आधार enabled पेमेंट सिस्टम और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कर क्या रहा है ये तो डिफाइन करें पहले, तब तो आगे हम कर पाएंगे. एक और नाउन लगाना है, अग्रीड, लेकिन उससे पहले वर्ब डिफाइन करो तब तो, कि वो कर क्या रहे हैं ये तो पता चले, है ना. चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11. In a mission mode approach, it endeavored to open bank accounts for all households, expanded Aadhaar to all and dash and telecom services. Dash and all telecom services. बताओ, created the Aadhaar payment bridge to enable instant money transfers, government to people's bank account, uniquely linked under varied government schemes, and scaled up the coverage of banking. Go for it, guys. 15 seconds again. बताइए क्या होगा correct answer? That is great. Come on, guys. Okay, I hope this is done. Last 5 seconds. अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, मिशन मोड अप्रोच है, मतलब इनका एक मिशन था, उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं. इन्होंने ये एंडेवर किया, ये एफर्ट लगाया कि वो क्या करें, बैंक अकाउंट्स को ओपन कराएं, हर एक हाउस होल्ड के लिए, हर एक गृहस्थी के लिए एक बैंक अकाउंट ओपन कराएं. आधार को एक्सपैंड किया सबके लिए, हर सिटीजन का राइट बन गया. टेलीकॉम सर्विसेज को भी आगे बढ़ाया. क्रिएटेड द आधार पेमेंट ब्रिज, आधार पेमेंट ब्रिज कुछ पेमेंट थोड़ी हो रही थी आधार कार्ड से. एनेबल इंस्टेंट मनी ट्रांसफर्स एंड टेलीकॉम सर्विसेज, आधार से कोई मनी ट्रांसफर्स यहां पर नहीं हो रहे थे अनलेस एंड अनटिल आपका बैंक अकाउंट था. गवर्नमेंट टू पीपल्स बैंक अकाउंट एंड टेलीकॉम सर्विसेज, बैंक अकाउंट में कोई गवर्नमेंट सिर्फ पैसा नहीं डाल रही थी, हर किसी के नहीं डाल रही थी, हाँ, बट बिलो पॉवर्टी लाइन के कुछ लोगों को पैसा मिला है कोविड के दौरान. यूनिकली लिंक्ड अंडर वेरिड गवर्नमेंट स्कीम्स, नहीं, आधार बनाने से आपको गवर्नमेंट स्कीम मिल जाती है क्या, नहीं. एंड स्केल्ड अप द कवरेज ऑफ बैंकिंग, बिल्कुल सही, कि हर वो इंसान जिसको उन्होंने एनेबल कराया है, हर किसी का बैंक अकाउंट होना चाहिए. तो ऑब्वियस ही बात है, इन्होंने रिमोट एरिया से लेकर बड़ी जगहों तक, रूरल एरिया से लेकर अर्बन एरिया तक, हर किसी को ये प्रोविजन प्रोवाइड कराया कि आप जाइए बैंक अकाउंट खुलवाइए, जिससे हम आपको कुछ बेनिफिट्स दे पाएं. और इसीलिए उन्होंने बैंकिंग को अच्छे लेवल पर स्प्रेड किया, बेहतर लेवल पर आगे बढ़ाया है. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12 to 13. देखिए जरा क्या कह रहा है. For each question is given a sentence or a group of sentences with 4 highlighted words and a blank. Among the 4 highlighted words, 2 words need to be interchanged to make the word grammatically and contextually correct. Choose the option which mentions the correct interchange along with the word which could fill the blank. तो मतलब क्या था, हमने जैसे आपको बताया, वर्ड स्वॉप और फिलर की ये एक मिली जुली सरकार है. आपको बताना है 4 वर्ड्स में से कौन सा इंटरचेंज होगा और ब्लैंक में लगेगा. चलो, ब्लैंक में लगने से भी कभी कभी ऑप्शन सीधा सीधा निकल आता है, तो देखिए जरूर. दिल्ली डेप्यूटी सीएम said he had written to Union Home Minister seeking her, there, them, it's his immediate drives to stop the ongoing demolition intervention in the national capital. 15 seconds, guys, go for it.
5 1. I hope it's done, guys. आइए, दिल्ली डेप्यूटी सीएम सेड ही हैड रिटन टू. देखो, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. आई डोंट थिंक इसको चेंज करने की जरूरत है ना. कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है. हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है. सीकिंग, ड्राइव्स और इंटरवेंशन में से कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है. तो 1 को किसी भी हाल में हम चेंज नहीं करें. ये दोनों ऑप्शन हमारे चले गए. ठीक है, ओके. फिर दिल्ली डेप्यूटी सीएम सेड ही हैड रिटन टू यूनियन होम मिनिस्टर. उन्होंने यूनियन होम मिनिस्टर को लिखा है सीकिंग डैश इमीडिएट ड्राइव. ओके, नहीं. इमीडिएट क्या है आपका? इमीडिएट है आपका एडजेक्टिव. एडजेक्टिव के बाद आपको चाहिए नाउन. ड्राइव्स होता है वर्ब, हटा दो. इंटरवेंशन हमारा नाउन है तो यहां पे लगा देते हैं. इमीडिएट इंटरवेंशन मतलब तुरंत के तुरंत आप दखल अंदाजी करें और स्टॉप कर दें ऑनगोइंग डिमोलिशन ड्राइव को जो कि चल रही है नेशनल कैपिटल में. ठीक है, यही वो चाहते थे. और ऑब्वियस ही बात है, जब जेंडर अनक्लियर होता है, जब आपको नहीं पता कि किसके बारे में बात हो रही है, मेल है या फीमेल है, क्योंकि हमने सिर्फ लिखा है यूनियन होम मिनिस्टर, है ना. अब यूनियन होम मिनिस्टर पढ़कर आप ये नहीं बता सकते. असल जिंदगी में होगा जो होगा, लिविंग बीइंग है, नॉन मतलब लिविंग बीइंग ही है, मेल है फीमेल है, आपको नहीं समझ रहा, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन आप फेमिनिन जेंडर या नॉन लिविंग तो नहीं लगाओगे. हिज मैस्कुलिन जेंडर को प्रेफरेंस दी जाती है. हेंस ऑप्शन नंबर ई इज योर परफेक्ट. ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ. ट्विटर चीफ एग्जीक्यूटिव अनाउंस्ड इन एन ईमेल टू रेवेन्यू which was seen by Reuters that the company's leaders for the consumer division and employees will dash the social media company. Go for it. And one, guys, now your timer is over. I don't think हमें ये चेंज करने की जरूरत है. ट्विटर चीफ एग्जीक्यूटिव ने अनाउंस किया था, तो वो पास्ट टेंस में सिर्फ वही दिया है. रेवेन्यू, लीडर्स, एम्प्लॉइज कुछ नहीं आना चाहिए. 1 को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हेंस ये दोनों ऑप्शंस हमारे जा सकते हैं. ठीक है, अभी इन एन ईमेल टू रेवेन्यू नहीं, 2 के साथ आपको जो लगाना है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए. अग्रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए. या तो आप नाउन लगाओगे तो ईमेल किसको भेज जाएगा? इन एन ईमेल टू व्हाट? किसको ईमेल भेजोगे? लीडर्स को या एम्प्लॉइज को? ईमेल चीफ एग्जीक्यूटिव किसको मेल भेजेगा? लीडर्स को. लीडर तो वो खुद है. नहीं, ईमेल उन्होंने भेजा है एम्प्लॉइज को. किसको भेजा है? ईमेल एम्प्लॉइज को भेजा है. किसने? चीफ एग्जीक्यूटिव ने. लीडर को नहीं भेज सकता. So which was seen by Reuters that the company's leaders for the consumer division and revenue will, क्या करेंगे ये? Will depart, बिल्कुल सही, will depart the social media company. तो फॉर्म नहीं होगा, क्रिएट नहीं होगा, 2/4 ही हम चेंज कर रहे हैं. ऑप्शन नंबर डी इज योर परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 14-15 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा. इन द क्वेश्चन गिवन बिलो अ सेंटेंस इज गिवन विद 2 blanks that indicate 2 words are missing. Identify the correct pair of words that can fit in the sentence to make the difference. डबल फिलर का क्वेश्चन है. अभी पहले हमने 3 किए थे, हम 2 और करेंगे. 5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी हो जाएंगे. चलिए जरा. दिस पीरियड ऑफ टाइम इज क्लेम्ड टू, नोन टू, रेफर्ड टू, रेफरिंग टू as the romantic period ran from the 1770s towards inside into of the second half of the 18th century. You have 15 seconds, guys. Go for it. क्या होगा सही आंसर देखकर बताइए. Four, 3, 2, and 1. I hope it's done. चलो बताओ. आई होप ये हो गया है ना. चलो तो डिस्कस करते हैं इसको हम लोग जल्दी से कि क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर. लेट्स हैव अ लुक एट दिस. हाँ जी, तो हमने बोला दिस पीरियड ऑफ टाइम इज व्हाट. ये पीरियड ऑफ टाइम जो है ये क्या कर रहा है? इज क्लेम्ड टू. क्लेम टू अगर लगाओगे तो बी लगाना पड़ेगा साथ में.
नोन टू बी, अगेन नोन के साथ भी लगाना पड़ेगा. रेफर टू एज, बिल्कुल सही, रेफर टू एज लगाया जाता है और रेफरिंग के साथ भी टू और एज लगता है, नो प्रॉब्लम. ये दोनों लग सकते हैं. अगर हम देखें तो सिर्फ यही दोनों लग सकते हैं, बाकी तो हमें कुछ नहीं लगाना है. बट लेट्स हैव अ लुक क्या होगा. इज डैश is referred to as या is referring to as the romantic period ran from the 1770s into the second half. Okay, अगर हम 1770s से मूव करके 18th सेंचुरी के मिड तक आ रहे हैं तो OFF का तो मतलब होता है करंट से सेपरेशन, मतलब होता है बंद हो जाना. तो यहां बंद थोड़ी हो रहा है, यहां तो एक जगह से मूव करके दूसरे तक में आ रहा है. इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट. समझे? आ जाओ जरा. क्वेश्चन नंबर 15. Her gaze landed on the dining room which dashed like a fancy restaurant. Her gaze, her looks, her want, her stubbornness landed on the dining room which looked usual, relates, felt a fancy restaurant. Go for it. 15 seconds, guys. Okay. Which one is your correct answer? Okay, that's great. 5, 4, 3, 2, and 1. Let's see. Her dash landed on the dining room. Dining room पे क्या था? उसका गेज, दैट मीन शी वाज ट्राइंग टू स्टेयर एट समथिंग. वो बहुत ध्यान से देख रही थी. देखते देखते उसकी नजर अटक गई, तो नजर ही अटकेगी, है ना. गेज हो सकता है. उसके लुक्स तो मतलब होता है वो जैसी दिख रही है. वॉन्ट लैंड नहीं करते. स्टबर्ननेस मतलब जिद्दी पना, डजंट मेक सेंस. हर गेज लैंडेड ऑन द डाइनिंग रूम, जो दिख रहा था एक फैंसी रेस्टोरेंट की तरह. ऑप्शन नंबर इज योर करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 17 कुछ ऐसा है कि आपको क्या करना है एक सेंटेंस पे. ये भी आपके फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में 12 नवंबर वाली आ चुका है. एक क्वेश्चन दिया है, उसमें आपको रीअरेंज करना है सेंटेंसेस को. सेंटेंस को इसलिए रीअरेंज करना है क्योंकि वो पार्ट्स में डिवाइडेड है. So let's go with this. Question number 16. Reader and a traveler meant only 10 years ago. Being an avid, these days we need only an e-reader carrying a cumbersome backup stuffed with books. Backpack rather. Go for it. अगर हल्का सा भी हिंट मिल जाएगा आपको तो ये क्वेश्चंस आपसे कभी गलत नहीं होंगे. जो जिससे एंड होता है और जो जिससे शुरू होता है, बस इसी को ध्यान रखना है आपको. 1 9 8 7 6 5 4 3 2. अभी देखो एविड लिखा हुआ है. अगर आपने पढ़ा होगा, आई एम एन एविड रीडर, आई एम एन एविड लर्नर. एविड एक एडजेक्टिव है, राइट. और इसके बाद हमें चाहिए क्या बोलते हैं इसको, इसके बाद हमें चाहिए एक नाउन, राइट. और एविड दीज डेज नहीं हो सकता, एविड कैरिंग नहीं हो सकता, एविड रीडर यही है हमारा नाउन, है ना. तो बी और ए का कॉम्बिनेशन साथ में आ रहा है. बी सी गलत है, बी ए सही है. बी एंड नहीं करेगा, बी एंड नहीं करेगा, हम इसको चेक करेंगे बस. सो only 10 years ago, being an avid reader and a traveler meant carrying a cumbersome backpack stuffed with books. These days we need only an e-reader. Absolutely correct. क्या कह रहे हैं कि 10 साल पहले जब किसी को कहते थे कि यार ये एविड रीडर है तो वो ट्रैवलर है, तो उसकी किताबों से बैग भरा रहता था. लेकिन अब उनको सिर्फ एक ई रीडर चाहिए, छोटी सी टैबलेट टाइप की, किंडल टाइप की आ जाती है, और उसको आप लेकर कितनी दुनिया घूम लो, कोई दिक्कत है ना, है ना. तो दैट्स द डिफरेंस 10 साल पहले के रीडर से और अभी के रीडर के बीच में. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 17. Pinning my friend's arm, rolled up a couple of feet after the boulder, he experienced excruciating pain. What is it? Go for it, guys. You have to find out the pair in this sentence. Go for it.
Okay. देखो एक चीज तो कंफर्म है इसमें, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पे भी कॉमा लगा हुआ है, दैट मीन्स ए और बी से एंड तो नहीं होगा सेंटेंस। दो ऑप्शन तो आप हटा सकते हो। अभी बताओ। आफ्टर द बोल्डर, आफ्टर द बोल्डर मेरे हिसाब से सेंटेंस को शुरू करने वाला स्टेटमेंट होना चाहिए, क्योंकि ही एक्सपीरियंस एक्सक्रूशिएटिंग पेन, पेन उसको मिला, बहुत ही ज्यादा डरावना दर्द भरा पेन मिला, लेकिन किस चीज की वजह से ये तो कहीं लिखा ही नहीं था, है ना। तो देयर फॉर डी से एंड तो नहीं होना चाहिए सेंटेंस, या हो सकता है, हो सकता है, बट शुरुआत हमारी सी से होगी, सी से एंड नहीं करेंगे। इट विल बी आफ्टर द बोल्डर ने क्या किया, रोल्ड अ कपल ऑफ फीट, पिनिंग माई फ्रेंड्स आर्म, ही एक्सपीरियंस एक्सक्रूशिएटिंग पेन। मतलब जब वो मेरे दोस्त के हाथ में चुभो रहा था पिन, तब उसे काफी ज्यादा पेन महसूस हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर परफेक्ट आंसर हियर। ठीक है, तो बहुत सारे पैटर्न्स हमने देख लिए आज के सेशन में, एंड आई होप आप लोगों को सबको मजा आया। ठीक है, ये सारे के सारे पैटर्न्स आप फिर से रिवाइज जरूर करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा बैंकिंग वाला पे। अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि थोड़ी देर बाद 12 बजे आई सपोज और 2 बजे आपकी क्वांट्स और रीजनिंग की क्लास भी होगी, तो उसे भी जरूर देखिएगा। एंड कीप वॉचिंग अस टिल देन, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स गाइस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, बाय।